आज हम भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियाद में गोता लगाने वाले हैं जिस पर हम सब खड़े हैं, यानी भारत के संविधान का निर्माण। बिल्कुल। और हमारे उन श्रोताओं के लिए जो यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज की चर्चा बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो है। आज हम सिर्फ तारीखें और नाम नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन सवालों के सीधे जवाब ढूंढेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज का मिशन साफ है। हम उस कहानी को समझेंगे कि कैसे सैकड़ों अलग अलग आवाजों ने मिलकर एक सुर बनाया। ये कहानी है भारत की आत्मा को कागज पर उतारने की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये विचार, ये आइडिया सबसे पहले आया कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी हैं। अगर हम पहली फुसफुसाहट सुने तो वो 1895 में सुनाई देती है। 1895? जी, जब बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में इसका जिक्र किया। ये एक बीज था एक तरह से। 1895 मतलब 20वीं सदी शुरू होने से भी पहले। ये तो वाकई बहुत पुरानी सोच है। हाँ, लेकिन इसे ताकत मिली 1922 में महात्मा गांधी के एक बयान से। उन्होंने सीधे सीधे संविधान सभा नहीं मांगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। ये एक ऐलान था कि अब हमारे भविष्य के फैसले लंदन में नहीं, भारत में होंगे। अच्छा, तो ये एक इशारा था, एक दिशा थी, लेकिन इसे एक ठोस मतलब एक औपचारिक प्रस्ताव का रूप किसने दिया? वो श्रेय जाता है एमएन रॉय को। 1934 में उन्होंने पहली बार साफ साफ कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ओके। और उनके इस विचार को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और 1935 में इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। तो ये सिलसिला बड़ा दिलचस्प है। तिलक का बीज, गांधी जी का सिंचन और एमएन रॉय का उसे एक पौधे का रूप देना। यहाँ से कांग्रेस ने इस मांग को कैसे आगे बढ़ाया? यहाँ से ये मांग और मुखर हो गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से घोषणा की कि आजाद भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा बनाएगी। मतलब भारत का हर वयस्क नागरिक वोट देगा? जी, वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि मिलकर संविधान लिखेंगे। ये एक बहुत बड़ी और साफ घोषणा थी। अब गेंद पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के पाले में थी। उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे आसानी से मान लिया होगा। बिल्कुल नहीं। सालों तक तो नजरअंदाज किया गया, लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध ने हालात बदल दिए। अंग्रेजों को भारतीय सहयोग की जरूरत थी। इसी दबाव में 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकार किया। सैद्धांतिक रूप से? ये सरकारी भाषा भी बड़ी मजेदार होती है। मतलब मान भी लिया और कुछ किया भी नहीं। आप बिल्कुल सही समझी। ठोस प्रस्ताव आया 1942 में स्टाफर्ड क्रिप्स के साथ, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। हाँ, क्रिप्स मिशन। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद भारत अपना संविधान बना सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव में एक बड़ी समस्या थी। मुस्लिम लीग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, मुस्लिम लीग की क्या आपत्ति थी? क्रिप्स मिशन में भारत को दो देशों में बांटने की बात नहीं थी, और मुस्लिम लीग तब तक दो अलग राष्ट्रों की मांग पर अड़ चुकी थी। उन्हें दो संविधान सभाएं चाहिए थी। बिल्कुल, एक नहीं बल्कि दो। इसलिए बात वहीं रुक गई। तो फिर आखिरकार ये गतिरोध टूटा कैसे? वो कौन सा मोड़ था जहां से संविधान सभा का बनना हकीकत में बदल गया? वो मोड़ आया 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ। ये वो पल है जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गांठ बांध लेना चाहिए। ओके, कैबिनेट मिशन 1946। जी, कैबिनेट मिशन ने एक ऐसा फॉर्मूला सुझाया जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया और दो संविधान सभाओं की मांग को टाल दिया। इसी मिशन की योजना के आधार पर नवंबर 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन ने आखिरकार रास्ता तो बना दिया, लेकिन कागज पर एक योजना बनाना एक बात है और जमीन पर पूरे उपमहाद्वीप से 389 लोगों की एक सभा खड़ी करना बिल्कुल दूसरी। ये हुआ कैसे? इतने सारे लोग आए कहां से और इन्हें चुना किसने? यहीं पर इस सभा का चरित्र समझना बहुत जरूरी है। कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई। 389। जी, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थी, यानी वो प्रांत जो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, और बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थी। लेकिन एक मिनट, जैसा नेहरू जी ने 1938 में कहा था कि सभा वयस्क मताधिकार पर चुनी जाएगी, क्या वैसा हुआ? क्या आम जनता ने वोट दिया था? नहीं, यहीं पर एक बड़ा पेच है और एक महत्वपूर्ण तथ्य भी। ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। अच्छा। उस समय के हालात में 1946 में पूरे देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना लगभग असंभव था। अच्छा। इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। जी। जो 296 ब्रिटिश भारत की सीटें थी, उनके सदस्यों को प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने चुना था। मतलब एक अप्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन।
और देसी रियासतों की 93 सीटों का क्या हुआ? उन सीटों के लिए तो चुनाव हुआ ही नहीं। वहां के राजा महाराजाओं को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी तरफ से किसी को भी मनोनीत करके यानी नॉमिनेट करके भेज दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह की हाइब्रिड सभा थी। कुछ सदस्य चुने हुए थे और कुछ सीधे सीधे भेज दिए गए थे। बिल्कुल सही शब्द है, हाइब्रिड। ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित सभा थी। सीटों का बंटवारा भी जनसंख्या के आधार पर हुआ था। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। और इन सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। लेकिन इस पर एक आलोचना भी तो होती है कि इसमें वकील और पढ़े लिखे शहरी लोगों का दबदबा था। आम आदमी या किसान की आवाज सीधे तौर पर कितनी शामिल थी? क्या ये सच में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? ये एक बहुत जायज सवाल है। ये सच है कि सभा सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी और इसमें वकीलों और बुद्धिजीवियों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अपनी बनावट की सीमाओं के बावजूद ये कमाल की बात है कि इसमें समाज के हर तबके को जगह मिली। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, हर किसी की आवाज उस सभा में गूंज रही थी। तो सभा का गठन हो गया, सदस्य आ गए, अब काम शुरू करने की बारी थी। दिसंबर 1946 का वो महीना तो तूफानी रहा होगा। तूफानी से भी ज्यादा। सोचिए, 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई, लेकिन एक बड़े विवाद के साथ। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। वो पाकिस्तान के लिए अलग सभा की मांग पे अड़े रहे, इसलिए पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ही शामिल हुए। तो सभा की शुरुआत ही एक तरह से बंटवारे के साये में हुई। अध्यक्षता किसने की फिर? फ्रांस की परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, बस अस्थायी तौर पर। जी, लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में अपना स्थायी कप्तान चुन लिया। साथ ही एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर तक सभा को अपना स्थायी नेतृत्व मिल गया। इसके बाद सबसे पहला और बड़ा कदम क्या था? इसके भी ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये होने वाले संविधान की आत्मा थी, उसका दर्शन था, उसका घोषणा पत्र था। ये उस जहाज का नक्शा था जिस पर भारत अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा क्या खास था जिसने पूरे संविधान की दिशा तय कर दी? इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प था। इसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का वादा था। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और आदिवासी इलाकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने की बात थी। और यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। बिल्कुल, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये तो सच में संविधान की नींव का पत्थर रखने जैसा था। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद 1947 में भारत आजाद हो गया, पर साथ में विभाजन का दर्द भी मिला। इसका संविधान सभा पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत गहरा और सीधा असर पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 बड़े बदलाव किए। वो क्या थे? पहला और सबसे बड़ा बदलाव था कि सभा एक संप्रभु यानी सॉवरेन निकाय बन गई। इसका मतलब था कि अब वो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदल सकती थी या खत्म कर सकती थी। मतलब अब सभा पर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं था? कोई नियंत्रण नहीं, वो अपनी मालिक खुद थी। और दूसरा बदलाव? दूसरा बदलाव ये था कि सभा ने 2 टोपियां पहन ली। अब वो सिर्फ संविधान सभा नहीं रही, बल्कि देश की पहली संसद यानी विधायिका भी बन गई। एक ही सवा 2 काम, ये कैसे मुमकिन होता था? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। इसे ऐसे समझिए, जब सभा की बैठक संविधान बनाने के लिए होती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। ठीक है। और जब वही सभा देश के लिए आम कानून बनाने के लिए मिलती तब अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते। एक ही टीम, 2 अलग अलग जिम्मेदारियां। ये तो बहुत कारगर तरीका था। और तीसरा बदलाव तो जाहिर है विभाजन से जुड़ा होगा। बिल्कुल, विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान के इलाकों से थे वे सभा से अलग हो गए। इससे सभा की कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ठीक है, अब सभा के सामने संविधान बनाने का विशाल काम था। इसे समितियों के माध्यम से कैसे किया गया? मैंने सुना है बहुत सारी समितियां थीं, तो फिर एक अलग से ड्राफ्टिंग कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, काम को 8 बड़ी और कई छोटी समितियों में बांटा गया था। जैसे संघ की शक्तियों पर नेहरू जी की समिति काम कर रही थी,
तो प्रांतों के संविधान पर सरदार पटेल की समिति। लेकिन इन सब समितियों की सिफारिशें अलग अलग थीं, भाषा अलग थी, सोच अलग थी। किसी को तो इन सब विचारों को लेकर एक सुसंगत और कानूनी दस्तावेज तैयार करना था। यानी एक मास्टर शेफ की तरह जो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स लेकर एक शानदार डिश तैयार करें। बिल्कुल यही काम था प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका काम था सभी समितियों के प्रस्तावों को छानकर उन पर बहस करके संविधान का पहला मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। और इसकी कमान थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हाथों में। जी हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर इस सबसे महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे। उनके गहरे कानूनी ज्ञान, तर्क क्षमता और दूरदर्शिता के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का पिता और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। उनके साथ और कौन कौन थे? उनके साथ समिति में 6 और सदस्य थे, जैसे N. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे कानून के दिग्गज। मैंने सुना है कि इस समिति का ज्यादातर भार डॉक्टर अम्बेडकर पर ही आ गया था। ये सच है। समिति के एक सदस्य T.T. कृष्णमाचारी ने बाद में खुद सभा में कहा था कि 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, कुछ सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे। तो असल में संविधान लिखने का पूरा बोझ डॉक्टर अम्बेडकर के कंधों पर ही आ गया था। ये उनके असाधारण समर्पण को दिखाता है। तो प्रारूप समिति ने अपना काम किया और संविधान का मसौदा तैयार हो गया। अब अंतिम चरण पर आते हैं। इसे अपनाया कब गया और लागू कब किया गया? इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा? इस पूरे महायज्ञ में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल। लगभग 3 साल का गहन मंथन। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए अंतिम मसौदे पर लंबी बहस और हजारों संशोधनों के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 का वो ऐतिहासिक दिन आया और जब संविधान को अपनाया गया यानी एडॉप्ट किया गया। अच्छा। हमारी प्रस्तावना में भी लिखा है कि इसी दिन हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इसीलिए इस दिन को हम अब संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इन 2 महीनों के इंतजार के पीछे क्या कोई खास वजह थी? हाँ, और इसकी एक बहुत ही प्रेरणादायक ऐतिहासिक वजह है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, उस दिन की याद में? जी, उस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य हैं जो हमारे श्रोताओं को जानने चाहिए। कई हैं, जैसे हमारा मूल संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटालिक लिखावट में हाथ से लिखा था। अरे वाह। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सर B.N. राव, जो सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वो सदस्य नहीं थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। और एक बात जो मुझे हमेशा चौंकाती है वो ये कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वो इस राष्ट्र की नींव रखने वाली सभा का हिस्सा ही नहीं थे। हाँ, ये बहुत लोगों को हैरान करता है। ये गांधी जी के काम करने के तरीके को दिखाता है। वे हमेशा औपचारिक सत्ता से दूर रहकर एक नैतिक शक्ति के रूप में काम करना पसंद करते थे। उनका मानना था कि उनका काम समाज को दिशा देना है, न कि किसी समिति में बैठकर कानून बनाना। शायद उनकी अनुपस्थिति ने भी सभा को बिना किसी एक व्यक्ति के भारी दबाव के अपनी राह खुद बनाने की आजादी दी। आज हम इसी देशी और विदेशी स्रोतों के मिश्रण की गहराई में उतरेंगे और शुरुआत उस सबसे बड़े स्रोत से करनी होगी जो विदेशी नहीं बल्कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमारे अपने राजनीतिक इतिहास का हिस्सा था। आप भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये हमारे संविधान की नींव है, उसका एक तरह से ढांचा है। हमारे मूल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद वो या तो सीधे इसी अधिनियम से लिए गए थे या फिर उन्हीं पर आधारित थे। मतलब संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसका कंकाल, वो तो पहले से ही मौजूद था। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बहस शुरू होती है। जब संविधान बन रहा था तो इसकी बहुत आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे उधार का थैला या विदेशी पैबंदगिरी तक कह दिया। मतलब आरोप ये था कि इसमें कुछ भी मौलिक, कुछ भी भारतीय नहीं है। और ये एक बहुत गंभीर आरोप था जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बहुत ही शक्तिशाली जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, क्या दुनिया के इतिहास में बनाए गए किसी संविधान में कुछ भी नया हो सकता है? उनका मानना था कि मतलब संविधान के जो मूल विचार हैं
उन पे किसी देश का कोई पेटेंट अधिकार नहीं हो सकता। उनका पॉइंट था कि हमें पहिया दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया में कहीं कोई अच्छा विचार है तो उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये सोच तो बहुत प्रगतिशील है। इसका मतलब है कि संविधान निर्माता एक बंद कमरे में बैठकर सब कुछ शून्य से नहीं बना रहे थे, बल्कि वे दुनिया भर के राजनीतिक प्रयोगों से सीख रहे थे। बिल्कुल। चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि उन्होंने किन देशों से क्या सीखा। शुरुआत ब्रिटेन से करते हैं। संसदीय प्रणाली लेना तो समझ आता है क्योंकि हम उसी व्यवस्था के आदी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक और चीज ली, एकल नागरिकता। ये क्यों जरूरी था भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए? ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सीधा जवाब था। देखिए, भारत का बंटवारा हो चुका था, देश में सैकड़ों रियासतें थीं। ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाना था। अच्छा। एकल नागरिकता का मतलब था कि आप चाहे तमिलनाडु के हों या पंजाब के, आपकी पहली और आखिरी पहचान भारतीय नागरिक की है। इसकी तुलना अगर हम अमेरिका से करें, जहां दोहरी नागरिकता है। हाँ, जहां आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी। तो भारत के निर्माताओं को डर था कि दोहरी नागरिकता कहीं अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा न दे दे। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का एक भावनात्मक और राजनीतिक औजार था। बिल्कुल, ये एक भारत के विचार को जमीनी हकीकत बनाने का तरीका था। अब जब देश की एकता की नींव रख दी गई तो सवाल आया कि इस देश के नागरिक के अधिकार क्या होंगे, और यहाँ प्रेरणा के लिए वे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की ओर मुड़े। अमेरिका। यहाँ से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए, जो संविधान की आत्मा माने जाते हैं। जी, और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि अमेरिका एक पुराना लोकतंत्र है, इसके पीछे हमारा अपना दर्दनाक औपनिवेशिक अनुभव था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक बिना किसी अधिकार के अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया था। उन्हें पता था कि जब सरकार निरंकुश हो जाए तो क्या होता है, इसलिए वे चाहते थे कि आजाद भारत की सरकार अपने ही नागरिकों पर जुल्म न कर सके। तो मौलिक अधिकार एक तरह की गारंटी है, एक कवच है, एक ऐसा कवच जिसे राज्य भी नहीं छीन सकता। और अधिकारों के अलावा सरकार का ढांचा भी काफी हद तक अमेरिकी मॉडल से प्रेरित लगता है, जैसे एक निर्वाचित राष्ट्रपति का पद और सबसे जरूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्योंकि अगर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो आपको एक ऐसी संस्था चाहिए जो सरकार के दबाव में ना आए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार अमेरिका से इसीलिए लिया गया ताकि वो मौलिक अधिकारों की प्रहरी बन सके, एक गार्डियन की तरह। बिल्कुल, ये सुनिश्चित कर सके कि संसद भी ऐसा कोई कानून ना बना दे जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता हो। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अमेरिका से हमने वो अधिकार लिए जिन्हें नागरिक अदालत में जाकर मांग सकते हैं, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी विचार हैं जो एक तरह से सरकार के लिए नैतिक गाइडलाइन है, जिन्हें आप कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। और ये विचार हमें आयरलैंड से मिला है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नाम सुनने में ही इतना भारी लगता है। हाँ, नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका विचार बहुत सरल और सुंदर है। आप इसे सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट या एक विश लिस्ट कह सकते हैं। अच्छा। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए ताकि भारत एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब इसी में आते हैं। मतलब मौलिक अधिकार बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, और नीति निदेशक तत्व बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बिल्कुल यही। और आयरलैंड से एक और दिलचस्प विचार लिया गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। हाँ, ये वो सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य या विज्ञान जैसे क्षेत्रों से आते हैं। जी। इसका मकसद ये था कि जो लोग चुनावी राजनीति की आपाधापी में शामिल नहीं होते लेकिन अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान रखते हैं, उनके अनुभव का लाभ भी देश को मिल सके। अब एक ऐसे देश की बात करते हैं जिसका नाम लेते ही एक स्याह दौर की याद आती है, जर्मनी। वहां के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान लिया गया। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी और डरावना लगता है। ये वाकई में एक विडंबना है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सबक छिपा है। देखिए, वाइमर संविधान दुनिया के सबसे उदार संविधानों में से एक था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि हिटलर जैसी तानाशाही को रोक नहीं पाया। भारतीय निर्माताओं ने इससे सीखा। उनका मानना था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी कभी असाधारण परिस्थितियों में राज्य को कुछ कठोर कदम उठाने की शक्ति देनी होगी। तो ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक आपातकालीन व्यवस्था थी। सही बात, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं होगी, ये संविधान के दायरे में नहीं होगी। अब एक और अहम सवाल पर आते हैं। संविधान कोई पत्थर की लकीर तो हो नहीं सकता,
उसे समय के साथ बदलना ही होगा। संविधान में संशोधन यानी बदलाव करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। ये चुनाव थोड़ा अप्रत्याशित लगता है। हाँ, ये एक दिलचस्प चुनाव था। इसके पीछे की ज्यादा गहरी वजह दक्षिण अफ्रीकी मॉडल का संतुलन है। देखिए, ब्रिटेन में संसद साधारण बहुमत से कुछ भी बदल सकती है, जो बहुत लचीला है। वहीं अमेरिका में संविधान बदलना लगभग असंभव है, जो बहुत कठोर है। भारतीय निर्माता इन दोनों अतियों से बचना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका का मॉडल एक बीच का रास्ता देता है, मतलब ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल। एग्जैक्टली। यह संविधान को बदलने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया, मतलब विशेष बहुमत की मांग करता है, ताकि कोई भी सरकार आसानी से संविधान की मूल आत्मा को ना बदल दे। लेकिन साथ ही ये इतना लचीला भी है कि समय के साथ जरूरी बदलाव किए जा सकें। तो ये फिर से वही बात हुई, संतुलन साधना। अब बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन की। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विचार लिया गया। ये सूची क्या है? हमारे संविधान ने शक्तियों का साफ बंटवारा किया है। कुछ विषय केंद्र के पास हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले। कुछ राज्यों के पास, जैसे पुलिस, कृषि। समवर्ती सूची उन विषयों की लिस्ट है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जंगल, ये सब। ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन अगर दोनों के बनाए कानून में टकराव हो जाए तो ये तो व्यवहार में बहुत होता होगा। असल में ये समवर्ती सूची केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का एक बड़ा कारण भी तो रही है। बिल्कुल। और संविधान निर्माता ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक स्पष्ट नियम बनाया। अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये दिखाता है कि हमारा संघीय ढांचा मजबूत तो है, लेकिन उसमें थोड़ा झुकाव केंद्र की तरफ है। और अंत में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण विचार जापान से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से तभी वंचित कर सकती है जब उसने कानून में लिखी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया हो। ये सरकार को मनमानी करने से रोकता है। लेकिन ये अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है। उससे अलग है। अमेरिकी सिद्धांत इससे एक कदम आगे है। वो ये भी देखता है कि क्या वो कानून खुद में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। हमारे निर्माताओं ने शुरू में ज्यादा सीमित जापानी मॉडल को चुना ताकि अदालतों को बहुत ज्यादा शक्ति न मिल जाए। हालांकि समय के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। अभी तक हमने सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों की बात की, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा हिस्सा 1950 के मूल संविधान से गायब था, नागरिकों के कर्तव्य। ये विचार तो बहुत बाद में आया, और वो भी रूस से। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब संविधान बना तो सारा ध्यान नागरिकों को दशकों की गुलामी के बाद अधिकार देने पर था। कर्तव्यों का विचार 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया, वो भी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन इन्हें आपातकाल के दौरान ही क्यों जोड़ा गया? क्या सरकार को लगा कि लोग अपने अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं पर अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं? उस समय की सरकार का तर्क यही था। आपातकाल के उस दौर में यह महसूस किया गया कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। और यह विचार तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से प्रेरित था, जहां नागरिकों के कर्तव्यों पर बहुत जोर दिया जाता था। ये कर्तव्य किस तरह के हैं और क्या अधिकारों की तरह इन्हें भी अदालत में लागू करवाया जा सकता है? नहीं, और यही इनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ये नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। इनमें शामिल हैं संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। लेकिन अगर ये कानूनी रूप से लागू नहीं हो सकते तो क्या इससे इनका महत्व कम नहीं हो जाता? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रह जाते? ये एक जायज सवाल है, लेकिन उनका उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार मुफ्त में नहीं आते, उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? भारतीय संविधान उधार की पोटली नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे विचारों का एक चुना हुआ सोचा समझा संग्रह है, जिसे एक मजबूत भारतीय नींव पर बनाया गया है। ये नकल नहीं बल्कि प्रेरणा और अनुकूलन का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल, इसकी खूबी सब कुछ नया बनाने में नहीं थी, बल्कि दुनिया भर से सीखे गए सिद्धांतों को भारत की जटिल जरूरतों के हिसाब से चुनने, ढालने और एक साथ पिरोने में थी।
संविधान निर्माताओं ने पहिया फिर से बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दुनिया में मौजूद सबसे अच्छे पहियों को लिया और उन्हें भारतीय सड़कों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए अनुकूल बनाया। यहां एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। यह संविधान 1950 के भारत की जरूरतों को देखकर बनाया गया था। तब से लेकर आज तक दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आज संविधान बनाया जा रहा होता तो निर्माता प्रेरणा के लिए किन नए देशों या आधुनिक विचारों की ओर देखते? उदाहरण के लिए डेटा प्राइवेसी और डिजिटल अधिकारों के बारे में यूरोप के जीडीपीआर कानून से क्या सीखा जा सकता है, या पर्यावरण संरक्षण के लिए कोस्टा रिका जैसे देशों के संविधानों से, जहां प्रकृति को भी अधिकार दिए गए हैं।